जय हिंद फ्रेंड्स। अभी पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक हुआ उससे रिलेटेड ही न्यूज़ है। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इसमें ये दिखाया गया है, जो अटैकर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है इंडिया में वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी के ऊपर हमने गवर्नमेंट का जो फोकस है उसे लाने के लिए ये एक्टिविटी करी। अब इस बात को अगर देखें तो 94 साल पहले सेम ऐसे ही भगत सिंह ने भी किया था, जब असेंबली के ऊपर बम फेंका था और उसमें केवल यही था कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए ये बात कही गई थी। खैर, दोनों के कंटेस्ट बहुत अलग हैं और कहीं से इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप इस तरीके की एक्टिविटी करें, क्योंकि आपके पास और भी कई तरीके हैं। हम किसी भी तरीके की ऐसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है जो फॉरेन कंट्री की है, या हम किसी की कॉलोनी नहीं है, ये हमारी सरकार है। और भी आपके पास तरीके थे इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो इन चीज़ों को देखेंगे। आज की जो न्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, चूँकि इकॉनमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, हिंदू का आर्टिकल है, आज का ही आर्टिकल है, तो वहाँ हम इस चीज़ को समझेंगे। 4 पर्सन है जो इस घटना के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर में जाते हैं। 2 लोग अंदर 2 लोग बाहर, और कनिस्टर का यूज़ करते हैं। एक तरीके से स्मोक है वो। इसी के अंदर वो मेनली बात कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है गवर्नमेंट, जो 4 पर्सन थे, ये चारों लोग काफ़ी दुखी थे, अनहैप्पी हैं अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से। चारों के बारे में बातें हैं। डी मनोरंजन, ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, इनके पास जॉब नहीं है, तो ये अपने फादर के साथ जो इनका बिजनेस है उसके साथ ये उनमें हाथ बढ़ा रहे थे। दूसरे सागर शर्मा, ये भी लड़का फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक नहीं होने की वजह से अपनी आगे की पढ़ाई, हायर सेकेंडरी की जो पढ़ाई है वो आगे नहीं कर पाया, और ऑटो रिक्शा चलाता था, लखनऊ से बिलोंग करता है। नीलम वर्मा हरियाणा से आती हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की हुई है, काफ़ी हायर क्वालिफाइड है, एमफिल किया हुआ है इन्होंने। ये भी कहती है कि इस सिचुएशन को देखते हुए ये मन करता है कई बार मेरी डेथ हो जाए, ऐसी बातें भी ये कहती है। क्या है क्या नहीं, एथिक्स का डायमेंशन अलग है, हम पहले इसकी बात करेंगे। अनमोल सिंधे, ये कोविड के समय लॉकडाउन के बाद से जो इनके ये आर्मी में जाना चाहते, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो गई, तो उससे ये काफ़ी दुखित थे और पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए ये ट्राई कर रहे थे। तो ये चारों लोग मेन लोग हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया था, और ये बातें ये कह रहे हैं। अब अगर इन बातों को देखें कि ये जो बात कह रही है क्या इमोशनल है या इसके पीछे कोई लॉजिक है, तो देखिए कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर जो पब्लिश करता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, CME, उसने कहा है कि पोस्ट पेंडेमिक पीरियड जो है ये काफ़ी वर्स्ट हो गया, काफ़ी ख़राब हो गया रिगार्डिंग जॉब के। क्योंकि एक तो वर्किंग जो एज है, अपनी जो पॉपुलेशन है, वो क्या कर रही है कि वर्क के लिए ट्राई तो कर रही है, लेकिन उसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल नहीं पा रहा, मीन्स वो जॉब उसे मिल नहीं पा रहा है। और ये धीरे धीरे कंटिन्यू 2017 के बाद से 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच गया, सबसे लीस्ट सिचुएशन में पहुंच गई है। ये बात यहाँ से कही गई है, और इसका इम्पैक्ट वो ये कह रहे हैं कि अब लोगों के अंदर एक तरीके से कुंठा जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जॉब है नहीं। अब जॉबलेस ग्रोथ की जो बात है, इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा जो था उसने भी एक स्टडी करी थी और इस बात को उसने बताया था। ऐसी स्टडीज आती रहती हैं और ये गवर्नमेंट सोर्सेज ही कह रहे हैं, ये डेटा हमारा या आपका नहीं है, गवर्नमेंट रिलेटेड ही डेटा है, तो ऑथेंटिक डेटा है। ये आपके पॉलिटी के लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी बात और भी रखने के लिए आप इसको ऑथेंटिक वे में रख सकते हैं। तो ये इनके साथ बातें हैं। एक ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। पहला ग्राफ जो है वो ये कह रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR इन इंडिया के बारे में बता रहा है कि जो हम वर्किंग पॉपुलेशन है उसके अंदर जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कितने हद तक 2017 के बाद से वो दिखा रहे, 16-17 के बाद से 23 का अगर आप देखें तो ये 46.2 था और अभी ये 39.5 है। मीन्स अब काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि ये डिक्लाइन हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ेगा, जॉब जो है वो कम मिल रही हैं लोगों को, ये बात यहाँ से दिखेगी।
ऐसे ही अगर आप टेबल 2 देखें तो उसमें भी ईयर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ इसको दिखाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन है वो लेबर फोर्स के अंदर उनके जो परसेंटेज है, तो ये देखिए 7.4 2016-17 का है और 7.6 जो है वो 22-23 का ये दिखा रहा है। तो ये भी ये दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है, मीन्स लोगों को जो जॉब है वो नहीं मिली। ये जो डेटाज हैं ये क्वार्टरली दिए हुए हैं, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है आपको, ये दोनों आपके टेबल्स आपके लिए बहुत यूज़ के नहीं है, ना ही इतने माइन्यूट लेवल पे कभी आपको डेटा और फैक्ट देखने की ज़रूरत है। ये डेटाज आप नोट डाउन कर सकते हैं अभी के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन डायरेक्टली इससे तो नहीं पूछा जाएगा पीटी में, लेकिन हाँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जॉबलेस ग्रोथ से रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं। ये तो टोटल डिस्कशन रहा आपका कि जो आर्टिकल है हिंदू का आज का और इसका जो इकोनॉमिक एंगल है वो हमने बात करी। अब दूसरे डायमेंशन पे बात करते हैं कि क्या इथिकल तरीके से देखें, इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे आप सही ठहराएंगे कि जो इन्होंने 3-4 पर्सन ने मिलकर जो एक्टिविटी करी कितने हद तक सही है। देखिए कभी भी डेमोक्रेसी के अंदर हम किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सीधे वायलेशन कर रहे होते हैं लॉ का। और अगर आपने लॉ का वायलेशन किया तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप फिर जुडिशरी के अंडर में जाएंगे। जुडिशरी अब यूएपीए के ऊपर लगा दिया गया है, अब इसके अंदर इनको जमानत भी नहीं मिलने वाली, और इसके बाद जो इनकी जो लाइफ है वो भी एक तरीके से, अब ये जॉब की प्रिपरेशन तो कर रहे थे लेकिन इनको भी ये पता होगा कि अगर ये इस तरीके का कोई वर्क करेंगे तो इससे पॉजिटिव कम नेगेटिविटी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये कहीं ना कहीं इमोशनल फूल बन गए, अपने इमोशनल ट्रिगर को ये बैलेंस नहीं कर पाए और इसकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ एक तरीके से एक डेंजरस जोन कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए, उसको शो किया है। हर आदमी के पास 2 तरीका होता है किसी भी सिचुएशन को डील करने का। पहला, उसे लीगली और अपने आप को कंट्रोल करके उस वर्क को किया जाए, और दूसरा एक एरोगेंटली या वायलेटेड होके या एग्रेसिवली चीज़ों को डील किया जाए। अब जैसे ये चैलेंज है, ये चैलेंज इनके साथ ही तो नहीं है, ये तो पूरे भारत के साथ ही चैलेंज है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी के साथ है। और हमें भी पता है सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स वाले, सबसे ज़्यादा यंग कंट्री है, तो वर्क फोर्स हमारे पास सबसे ज़्यादा है, मतलब 15 to 16 के बीच की जो हमारी जनरेशन है, लोग हैं, पॉपुलेशन वो सबसे ज़्यादा है। ये भी बात हमें समझ में आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से, देखिए 2 ही सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं तो आप सिस्टम के इनके अंदर आ जाइए। अब सिस्टम में होने का 2 ही तरीका है आपके पास, या तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पकड़ लीजिए, या तो कोई इन्फ्लुएंसर हो जाइए, या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा क्या तरीका है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स करके आप अपनी बात अगर मनवाते भी हैं तो वो बात बहुत आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाली, यूजफुल नहीं होती है। ये बात यहाँ समझने की ज़रूरत है। और हम इसको किसी के साथ कंपेयर कर देने से इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे लिए हीरोगिरी के थॉट में नहीं जाएंगी। इस बात को हमको समझना होगा, हम रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और इथिकल डिलेमा बिल्कुल है, ये तो वही सिचुएशन है कि हमने कहीं ऐसी सिचुएशन देखी जो दिख रहा है कि गलत हो रहा है, और गलत होने के लिए हमने वो स्टेप ले लिया कि हम खुद ही उसको गलत तरीके से कर बैठे, तो गलत रहा ही और साथ में हम भी जाके फंस गए। दुनिया में वही जीतता है, वही सही वीर माना जाता है जो अपने मन को कंट्रोल करे। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमको अपने आप को जानना होगा कहाँ हमारी इमोशन हमें ट्रिगर कर रहे हैं। और ये बात ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती है, ना ही हमारी सोसाइटी में बताई जाती है, ना ही हमारे पेरेंटिंग में हमें ये दी जाती है। और जिसका खामियाजा क्या, हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ में फंस के दिखाते हैं। भाई एक अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, कोई टेररिस्ट है, वो भी तो यही बात सोच रहा है, वो भी तो अपने आप को जस्टिफाई करेगा ही करेगा। और कोई चीज कब तक सही है, जब तक वो रियल तरीके से, एक्चुअल तरीके से जस्टिफाई हो जाए, मीन्स लॉजिकल बात जो है उसकी सोशल लेवल पे एक्सेप्टेंस आ जाए, तभी वो बात जस्टिफाई होती है। अदरवाइज उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते।
यही वो एक पतली सी लाइन होती है लॉजिकल और इलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, तर्क और कुतर्क की। यहाँ इसको हमें समझने की ज़रूरत है और ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो ऐसी सिचुएशंस में महाभारत के अंदर आप देखेंगे कि जो कर्ण और श्री कृष्ण का के बीच जो कन्वर्सेशन है वो सेम बातें आएंगी। एक और एग्जांपल अगर हम आप देखें तो कर्ण और भीष्म पितामह के कन्वर्सेशन के बीच में भी ये बातें आएंगी। खैर कर्ण और श्री कृष्ण वाला जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा रिलीवेंट है। कर्ण भी ये बातें कहता है, फिर श्री कृष्ण उसको समझाते भी हैं। कर्ण भी ये बात कहता है, देखिए श्री कृष्ण मेरी ज़िंदगी में कितनी निगेटिविटी रही, कितनी परेशानियाँ रही, हमको हर जगह दबाया गया, हर जगह जितनी मेरी स्किल थी, जितनी उसको पोजीशन को हमें नहीं देने दिया गया। तो श्री कृष्ण उसका आंसर रिप्लाई करते हैं कि कर्ण अगर तुम मेरी ज़िंदगी देखो तो तुमसे बदतर सिचुएशन में मैं जिया हूँ और मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं लिया, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जो सोशल एक्सेप्टेंस ना दे। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये समझ है जो आपको होनी चाहिए। एथिक्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे स्लोगन्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और अपने आप को भी समझाने के लिए मैं केवल यहीं तक आपको नहीं रोक रहा, क्योंकि ये सोसाइटी के सेंटर में ह्यूमन है, हम हैं। और अगर हम ही सही नहीं होंगे, अगर हम ही अनमैनेज्ड होंगे, हम ही निगेटिव होंगे, हम ही गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे, तो सोसाइटी वैसी ही होगी। तो हमें भी समझने की ज़रूरत है। हम प्रिपरेशन कर रहे हो, हम जॉब कर रहे हो, हम जिस फील्ड में हो, हम जहाँ भी हों, हम जिस एज ग्रुप में हों, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। और रियल एजुकेशन का जो मतलब है वो भी यही है। स्किल तो आपको एक ये बेसिकली लड़ाई स्किल की थी कि हमारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, द चैलेंजेस। लेकिन ये इस लड़ाई को स्किल को ना करके इसे कैरेक्टर की लड़ाई बना दी गई। यही डिफरेंस है, यही पर्सनालिटिकल चेंजेस हैं। तो जो पॉजिटिव लोग हैं, जो दुनिया में बेहतर काम कर रहे हैं, वो वर्ष से वर्ष सिचुएशंस में एकदम नेगेटिव सिचुएशन है, एकदम अपोजिट सिचुएशन है, फिर भी वो उसको मैनेज करके चले जाते हैं और उसे पॉजिटिवली उसे डील कर ले जाते हैं। और जहां आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो ये चीज़ें फायर बैक हो जाएंगी, बैक और फायर बैक होंगी तो फिर आपके ऊपर ही ये चीज़ें आएंगी और वही ये सीन क्रिएट हुआ। तो आई होप आपको एक क्लियरिटी मिली होगी दोनों के सीन में कि क्या डिफरेंसेस रहे, क्या क्या चीज़ें रहीं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं दुनिया में। तो कभी भी हमको इस तरीके की एक्टिविटी के ऊपर, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बहुत गौर से इस लाइन को समझिए। अगर किसी चीज़ को पॉलिटिकल एजेंडा अगर आप बनाएंगे तो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। एक लीडर और एक उसका जो एक्टिविस्ट है या कार्यकर्ता है, उसके डिफरेंसेस क्या हैं? लीडर के इमोशंस कंट्रोल होते हैं, लीडर हमेशा माइंड का यूज़ करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो एक्टिविटी करता है। लेकिन जितने आपको कार्यकर्ता मिलेंगे वो माइंड का यूज़ नहीं करेंगे, वो इमोशनली ट्रिगर होंगे। और इमोशनली ट्रिगर आदमी हमेशा यूज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। और रियल में हमें खुद से कंट्रोल होने की ज़रूरत है, सेल्फ कंट्रोल होने की ज़रूरत है। तभी हमारे अंदर तमाम तरीके की स्किल्स, तमाम तरीके के हमारे अंदर एथिकल वैल्यूज़ आ पाएंगे। ये वैल्यू की लड़ाई थी, डायलेमा जो ये क्रिएट हो रहा है ये वैल्यूज़ की बात थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और एक टॉपिक के अंदर कैसे मल्टीपल चीज़ें आती हैं ये हम आपको बताते रहेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।